हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू एट अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इकोनॉमी के टू कॉन्सेप्ट्स, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। टू गेट द बेटर क्लैरिटी एंड डिटेल्स ऑफ these two concepts, I have created one presentation video. So let us dive into it so that you will get the better clarity of it. जैसे कि हमारे आने वाले वीडियोस की थीम होने वाली है कि हाउ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया इज परफॉर्मिंग। सो उसके लिए हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि द फंडामेंटल्स ऑफ एनी मार्केट क्या होता है। और फॉर एनालिसिस ऑफ एनी कंट्रीज इकोनॉमी वी डिवाइड दैट कंट्री इनटू द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सो व्हाट आर दोज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी? ये दो कॉन्सेप्ट्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, आज क्या इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। To get better clarity of it, I am giving you the one example that suppose consider करो कि एक बिजनेसमैन है, उसको अपना एक बिजनेस सेटअप करना है। तो बिजनेस सेटअप करने के लिए सबसे पहले उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा लैंड। सो उसने मान लो कि एक लोकेशन सेटअप किया है, वहाँ पे उसने एक लैंड ऑन रेंट लिया है। उसके वहाँ पे वो अपनी अभी फैक्ट्री स्टेब्लिश करने वाला है। तो फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए उसने कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वगैरह सब चालू कर दिया। फिर जो कुछ भी वो प्रोडक्शन करने वाला है उसके लिए वो मशीनरी जाके मार्केट से परचेस करेगा। तो ये मशीनरी और उसको ये वो खरीदी करने के लिए उसके पास जो कुछ भी उसको पैसे लगेंगे वो आता है कैपिटल। अलॉन्ग विद दैट फिर उसने लैंड खरीदी किया, उसी के साथ उसने वहाँ पे मशीनरी और कंस्ट्रक्शन पूरा किया। तो फिर ये सब प्रोसेस करने के लिए और डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज कंडक्ट करने के लिए, फिर उसको एडवांसमेंट और प्रमोशन करने के लिए, या फिर उस फैक्ट्री के अंदर फर्दर प्रोडक्शन फाइन ट्यून करने के लिए, R&D के लिए जो कुछ भी लोग लगेंगे उसको बोलते हैं अपन लेबर। वहाँ पे उसको लोग लगेंगे। तो मान लो उसने फिर क्या किया कि सेटअप किया, वहाँ पे लोग आने जाने लगे, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया। मैन्युफैक्चरिंग के साथ उसके गुड्स बनने लगे, गुड्स मार्केट में जाके वो बेचने लगा, बेच के उसका जो कुछ भी प्रॉफिट मार्जिन था, प्रॉफिट उसको मिलने लगा। तो फिर ये क्या हो गया, वो उसका जो कुछ भी उसका बिजनेस नॉलेज था, मार्केट का नॉलेज था, ये सब उसने अप्लाई करके गुड्स बेच दिए, बेच के उसने प्रॉफिट कमा लिया और वो प्रॉफिट वो एंटरप्रेन्योर को मिल गया। तो एंटरप्रेन्योर जिसने बिजनेसमैन ने जो कुछ भी अपना सेटअप किया था, इन द एंड उनको क्या मिला? प्रॉफिट मिला। जो एम्प्लॉइज वहाँ पे काम कर रहे थे, जैसे ही प्रॉफिट मिला उसके बेसिस पे वो फिर सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर देगा। तो फिर उसको लेबरर को क्या मिलेगा? वेजेस मिल गए। तो उसने जो कुछ भी मान लो लोन खरीदी किया था, वो लोन वो अभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, जैसे कि बैंक मान लो उसने कंसिडर किया था, तो उनको अभी वो पे कर रहा है। तो फिर उनके ऊपर उसको क्या मिला? जिसका भी कैपिटल है बैंक्स को, उनको क्या मिला? इंटरेस्ट मिला। और जिसका भी लैंड है, जिसने कोई भी टेन्योर के लिए उसने खरीदी किया हो, तो इन रिटर्न जिसका भी लैंड है उसको मिल रहा है रेंट। So in this way, these are the basic resources based on which particular मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट्स इन दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी। फिर उसके ऊपर क्या होता है कि जैसे जैसे बिजनेसमैन आगे बढ़ने लगता है, उसका प्रॉफिट बढ़ने लगता है, मार्केट में उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलने के लिए फिर वो बिजनेस में फर्दर R&D में रिसर्च करने के लिए लगता है। जो कुछ भी अच्छे वेल परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज है उनको इंसेंटिव देने लगता है। और जो कोई भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करते फिर वो रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह चालू होता है। इसका होल एंड सोल पर्पस क्या होता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग है, गुड्स है, इनका फाइन ट्यूनिंग अच्छे से हो, अच्छे से बिजनेस परफॉर्म हो। तो फिर मान लो कि ये जो बिजनेस अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, एम्प्लॉयज को वेजेस मिल रहे हैं, वेजेस मिल के एम्प्लॉय फिर क्या करता है, उसके डेली जो एसेंशियल नीड्स है, फूड हो गया, शेल्टर हो गया, फिर हाउसिंग हो गया, उसी के साथ साथ अपन कंसिडर कर सकते उसका एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये सब रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल होने लगते हैं। और ये सब बेसिक उसके कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स है, वो होके भी उसके पास अगर मान लो कुछ सेविंग बचता है, तो उस सेविंग से वो अपने लग्जरी के ऊपर खर्च कर सकता है, या फिर नॉन लग्जरी कुछ इसेंशियल थिंग्स है वो फर्दर कर सकता है। तो जैसे ही उसको वेजेस में इंसेंटिव मिल गया, फिर उसका मार्केट में वो जाके और आइटम परचेस करेगा। परचेस कर रहा है मतलब क्या कर रहा है कि अदर जो कोई भी फैक्ट्रीज है उनके लिए वो डिमांड बढ़ा रहा है। तो फिर एक फैक्ट्री अगर अच्छे से परफॉर्म करती है, तो वहाँ पे उसके बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ने लगता है। प्रॉफिट बढ़ने के कारण उनके वेजेस बढ़ने लगते हैं। वेजेस बढ़ने के कारण एम्प्लॉइज फिर मार्केट में जाके कुछ खरीदी करेंगे, तो फिर वो अदर गुड्स के लिए डिमांड बढ़ाते हैं। उसी के साथ साथ ही फर्दर स्केल अप करने के लिए फिर कैपिटल में अच्छी खासी मशीनरी के लिए रिक्वायरमेंट बढ़ने लगता है। और
वो फैक्ट्री एक पर्टिकुलर जगह पे सेटअप है, उस चीज़ का सिग्निफिकेंस बढ़ने लगा है, तो फिर क्या होता है उस वहाँ के ज़मीन के रेट्स है वो भी बढ़ने लगते हैं। तो फिर ये क्या हो रहा है, ये सब जो हमने अभी देखा है कि एक बिज़नेस सिंगल यूनिट है, वो अच्छे से अगर परफ़ॉर्म करता है, तो फिर आगे जाके फिर अदर यूनिट्स ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज़ है, उनको वो डिमांड क्रिएट करके फिर उनको भी बूस्ट अप देते हैं। तो ऐसे कोई भी मार्केट होता है, वो मार्केट के अंदर डिफरेंट जो गुड्स प्रोडक्शन होते हैं, वो एक दूसरे पे ऊपर ऐसे इंटरलिंक्ड होते हैं कि फिर आगे जाके ये फिर एज़ अ होल ये मार्केट कहलाता है और ये फिर फर्दर मार्केट्स डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे चढ़ने लगता है। तो फिर ये हो गया एक मार्केट, तो फिर अगर ये मार्केट को हम एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर डाल दें, तो फिर वो जो अभी हमने एक फैक्ट्री का एग्जांपल लिया, तो फिर वो जो हम इसको पुट अप करने वाले हैं, उसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी सेक्टर। तो फिर फॉर एनी कंट्री की इकोनॉमी को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, तो देयर आर बेसिकली 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। इसका बेसिस ये है कि मान लो एक नेचर में कुछ तो भी एक रॉ मटेरियल है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो एक्सट्रैक्शन जो होता है उसको कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, जैसे कि उसके एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, फार्मिंग हो गया। फिर सेकेंडरी सेक्टर जो है, जो कुछ भी रॉ प्रोडक्शन हमने नेचर से लिया है, उसको प्रोसेसिंग जब अपना हम करना स्टार्ट करते हैं बाय ह्यूमन इंटरवेंशंस, उसको कहते हैं कि अपन सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में आता है कि जैसे कि हो गया मैन्युफैक्चरिंग हो गया, उसी के साथ-साथ कंस्ट्रक्शन हो गया, और ये जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको असिस्ट करने के लिए फिर जो आता है वो आता है कि थर्ड सेक्टर, दैट वी कॉल इज सर्विस सेक्टर। सर्विसेज में फिर आता है कि बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, फिर अदर टेलीकम्युनिकेशन हो गया, अदर काइंड्स ऑफ सर्विसेज आता है। तो फिर ये जो 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, ये अगर मिला के देखें तो वी विल गेट द ब्रॉडर पिक्चर ऑफ एक्चुअली व्हाट दैट कंट्रीज इकोनॉमी इज ऑल अबाउट। तो अब हम जैसे कि हम अभी क्लियर हो गए कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सो इन अपकमिंग वीडियोस अभी हम देखेंगे कि ये सेकेंडरी सेक्टर जो हमने अभी बात किया है, तो सेकेंडरी सेक्टर में जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग में जैसे वेजेस बढ़ते हैं, फिर लेबर की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, लोगों की जेब में डिस्पोजेबल इनकम आने लगता है, फिर वो जाके अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाते हैं और कुछ गुड्स के लिए डिमांड क्रिएट करते हैं, फिर और इंडस्ट्री को एक डिमांड मिलता है, फिर वो डिमांड के कारण फिर वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, फिर वो एक चेन ट्रिगर होता है कि ये थर्ड काइंड ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उनको डिमांड बढ़ने लगता है, और वो फिर ऐसे करके इंटरलिंक्ड वे में ये जो इकोनॉमिक स्पाइरल है एक दूसरे को इंसेंटिवाइज करते रहते हैं, और ये फिर इसी तरह से इकोनॉमिक स्पाइरल जो है बूम का आगे चलते रहता है। तो फिर जैसे ही हम अभी देख रहे हैं कि इंडिया का सेक्टरल परफॉर्मेंस कैसा है, उसमें से भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि मेजर डेवलप्ड जो कंट्रीज रही है, जैसे कि जर्मनी हो या फिर अमेरिका हो, इन जैसे कंट्रीज के अंदर ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप अच्छे से हुआ है, वहाँ पे गुड्स प्रोडक्शन अच्छे से हुआ, फिर वो अदर ओवरसीज मार्केट में उन्होंने कैप्चर कर लिया, फिर इन रिटर्न वहाँ पे लोगों को इंसेंटिव मिला, फिर बाहर से लोग उस कंट्री में जाने लगे, फर्दर प्रोडक्शन बढ़ने लगा, फिर ग्लोबल सप्लाई चेन्स में वो एक मेजर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर एंड सप्लायर बनने लगे। तो फिर ये ऐसे ऐसे डिफरेंट केस स्टडीज और एग्जाम्पल के माध्यम से जैसे ही हम गोइंग फर्दर देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सिग्निफिकेंस कैसे है, उसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंडिया में करंट मैन्युफैक्चरिंग का स्टेटस क्या है, उसके प्लस क्या है, वहाँ कहाँ पे हम कम पड़ रहे हैं, उसके उसके अंदर हमें क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, जो अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो इनको कैसे बूस्ट अप मिल सकता है, ये सब अभी हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर देखने वाले हैं। सो अंटिल आई कम अप विथ नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस channel. The basic intent and motto of this channel is only one thing, that we will see how a particular country can we make it into a developed country by looking into the case studies of different studies and looking into the past developmental records of India as well, so that we will come to a clear cut out strategy and roadmap how we can go ahead to make India a developed country by 2047. Until then, subscribe and share to as many people as you can. Thank you.